चलो जी, ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपका टॉपिक है और इसका जो पहला सवाल है इसमें लिखा हुआ है अ बिजनेस हैज़ अ बैंक बैलेंस ऑफ 4,800। ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो। मेरे पास वो मुझसे परमिशन पूछेगा, मैं उसको अलाउ कर दूंगा। ठीक है, अलाउ कर दिया मैंने। अच्छा, लिखा हुआ है बिजनेस हैज़ अ बैंक बैलेंस ऑफ $4,800। It pays for material invoiced $3,000 less trade discount of 30% and settlement discount of 10%. A check for 450 is received from a trade receivables. What is the bank balance after these transactions? बोलते हैं कि एक बिजनेस है, उसका जो बैंक बैलेंस है ना, एक बिजनेस है उसका जो बैंक बैलेंस है ना वो 4,000 और 800। एक बिजनेस का बैंक का बैलेंस जो है ना वो 4,000 और 800 रुपये है। पहली बात इसने ये करी। दूसरी बात इसने करी कि इट पेज फॉर मटेरियल्स इनवॉइस्ड एट 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30%। इसने मटेरियल के एक इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट करी और वो इनवॉइस जो थी वो 3,000 की थी और एक ट्रेड डिस्काउंट था और ट्रेड डिस्काउंट 30% था। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप चीज़ें खरीदने जाते हो ना, जब आप चीज़ें खरीदने जाते हो तब आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि तुम किसी से चीज़ें खरीदने गए, उसने बोला ये चीज़ें 3,000 की हैं, तुमने बोला थोड़ा डिस्काउंट दो, उसने बोला ठीक है कि मैं आपको जो है ना 30% डिस्काउंट देता हूँ। तो 3,000 का 30% डिस्काउंट मिला। 3,000 का 30% डिस्काउंट मिला, यानी कि इस केस में मेरे पास जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 3,000 का 30%, विच मीन्स कि मुझे 900 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो जब मैंने ये चीज़ खरीदी होगी, ना, तो ये चीज़ मुझे कितने की मिली होगी? ये चीज़ मुझे 2,100 रुपये की मिली होगी। ठीक है। मैंने जब ये चीज़ खरीदी होगी, मैंने डबल एंट्री पास करी होगी परचेजेस डेबिट। मैंने जब ये चीज़ खरीदी होगी तो मैंने परचेजेस को डेबिट किया होगा 2,100 से और पेएबल को क्रेडिट किया होगा 2,100 रुपये से। मैं वापस से समझा दूँ, 3,000 रुपये की चीज़ थी। 3,000 रुपये मुझे 30% यानी कि 900 रुपये का डिस्काउंट मिला। 900 रुपये का डिस्काउंट मिला तो 2,100 रुपये बच गए। 2,100 रुपये की डबल एंट्री क्या पास हुई? परचेजेस डेबिट हुआ और पेएबल्स क्रेडिट हुआ। परचेजेस के अकाउंट को मैंने डेबिट करा परचेजेस रिकॉर्ड करने के लिए और पेएबल को क्रेडिट किया। फिर लिख रहा है एंड सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। सेटलमेंट डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब मैं पेमेंट करता हूं तब मिलता है। जब मैं पैसे पे करने गया तो मुझे पता चला कि भाई मेरा जो सप्लायर है वो मुझे 2,100 का 10% यानी कि 210 का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि अब मैंने उसको 2,100 रुपये नहीं पे करने। अब मुझे उसको कितने पैसे पे करने होंगे? 2,100 माइनस 210। अब मुझे जो पैसे पे करने होंगे वो 2,100 माइनस 210 यानी कि 1,890 पे करने होंगे। डबल एंट्री पास होगी, पेएबल डेबिट 2,100 रुपये। पेबल डेबिट होगा 2,100 रुपये। बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1,890 से। और डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है? सर ये हमें मिला है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा 210 रुपये। इसका मतलब ये हो गया, वापस से अगर मैं समझाऊं तो मैंने 3,000 की चीज़ें खरीदी। 3,000 की जब मैंने चीज़ें खरीदी तो जैसे ही मैं खरीदने गया तो 30% का डिस्काउंट तो मुझे उसी वक्त मिल गया। 30% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब 2,100 रुपये की ये चीज़ें मिली। 2,100 रुपये की ये चीज़ें मिली तो मेरे पास परचेजेस डेबिट 2,100 से हुआ, पेएबल क्रेडिट 2,100 से हुआ। फिर जब मैं पैसे देने गया तो इस बंदे ने बोला कि मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा, तुम जल्दी पैसे पे कर रहे हो। जल्दी पैसे पे करने पे जो डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। वो 10% मिला, यानी कि मुझे 2,100 पूरे नहीं पे करने, बल्कि 2,100 माइनस 210 सिर्फ 1,890 रुपये पे करना। तो पेएबल्स का अकाउंट 2,100 से डेबिट हुआ, बैंक का अकाउंट 1,890 से क्रेडिट हुआ और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो 210 से क्रेडिट हुआ। यानी कि मैंने बैंक से कितने पैसे पे किए? मैंने बैंक अकाउंट से 1,890 रुपये पे करे होंगे। दूसरी चीज बोलते हैं चेक फॉर 450 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रेड रिसीवेबल। जब रिसीवेबल से पैसे रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है 450 और रिसीवेबल्स का अकाउंट जो होता है, ये रिसीवेबल्स जो होता है वो 450 से क्रेडिट हो जाता है। और जब ये पैसे रिसीव है तो ये बैंक डेबिट हो गया और ये टोटल अमाउंट जो है वो अब 3,360 पर आ गया। तो पहले सवाल का आंसर 3,360 होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में जो हमने पे किया है उसको माइनस करना था और जो रिसीव किया है उसको ऐड करना था। सारी वर्किंग करी तो हम 3,360 पर आ गए हैं। क्या इसमें कोई मसला है? अगर मसला है तो मुझे बताओ। ठीक है जी। दूसरा सवाल करते हैं।
दूसरे सवाल में लिखा हुआ है द टेबल शोज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस का एक हिस्सा है, पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। प्रीपेमेंट्स एसेट होता है, एक्रूअल्स लायबिलिटी, बैंक बैलेंस दोनों साइड पर आ रहा है। बैंक बैलेंस 14,920 डेबिट के नीचे आ रहा है, ये करंट एसेट है, ठीक है। अच्छा मैं पेएबल्स दोबारा बता दूं, पिछला मैं वापस से पेएबल्स बता देता हूँ। 3,000 रुपए की चीजें थी, 900 रुपए का डिस्काउंट उसी वक्त मिल गया, ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ और सिर्फ 2,100 रुपए में ये चीजें खरीदी। 900 रुपए तो जब खरीदने गया था तब निगोशिएशन में, बार्गेनिंग में, बातचीत में कम करवा लिए। जब चीजें खरीदी तो एंट्री पास हो गई, परचेजेस डेबिट और पेएबल्स का अकाउंट क्रेडिट। फिर जब पैसे पे करने गया तो इस बंदे ने मुझे बोला मैं तुम्हें 10% मजीद पेमेंट के वक्त डिस्काउंट देता हूं। तो इसने 2,100 का 10% यानी कि 210 रुपए का मुझे डिस्काउंट दिया। जब इसने मुझे 210 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मैंने इसको अब 2,100 नहीं पे करने, मुझे इसको 2,100 माइनस 210, 2,100 माइनस 210 यानी कि 1,890 रुपए पे करने हैं। तो डबल एंट्री पास हो रही है, पेएबल्स डेबिट 2,100 रुपए, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,890 और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 210 रुपए। बात समझ में आई? ठीक है, तो बैंक से पैसा जो जा रहा है वो सिर्फ 1,890 रुपए जा रहा है। सही है भाई? अच्छा अगला, द टेबल शोज एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस। सवाल की रिक्वायरमेंट है विच टोटल फॉर करंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आना चाहिए, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होगा। देखिए आपके पास सबसे पहले प्री पेमेंट लिखा हुआ है, प्री पेमेंट आपका एसेट होता है, प्री पेमेंट आपका करंट एसेट होता है। फिर एक्रूअल्स लिखा हुआ है, एक्रूअल्स आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म में पे करनी है। उसके बाद बैंक बैलेंस में दो बैंक बैलेंस आ रहे हैं, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट है और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है या करंट लायबिलिटी है। तो दूसरी चीज जो करंट लायबिलिटी में आएगी वो 3,612 का नेगेटिव वाला बैंक बैलेंस आएगा। फिर ट्रेड पेएबल्स लिखे हैं, ट्रेड पेएबल्स मेरी लायबिलिटीज होती हैं तो 18,148 भी मेरी करंट लायबिलिटीज हैं। लोन, लोन भी लायबिलिटी होती है, लेकिन 10 इयर्स जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब यह है कि ये लोन मुझे 10 साल बाद पे करना है। अगर मुझे लोन 10 साल बाद पे करना है तो वो मेरी करंट लायबिलिटी नहीं है, वो मेरी कौन सी लायबिलिटी है, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। विद इन 1 ईयर पे नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर विद इन 1 ईयर पे नहीं करना है तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। बात समझ रहे हो? ये मेरी नॉन करंट लायबिलिटी है। हमसे सवाल में करंट लायबिलिटीज पूछी गई थी तो बस जो चीजें अभी तक डिस्कस करी उसको ऐड करेंगे और आंसर सी आएगा। मुझे कंफर्म कर दो भाई, सबको समझ में आ रहा है? इसका आंसर भी समझ में आ गया या नहीं आया? सिर्फ करंट लायबिलिटीज हमसे पूछी गई थी। तीसरा सवाल बोलता है ड्राफ्ट अकाउंट्स इंक्लूडेड अ लोन ड्यू फॉर पेमेंट इन 20 मंथ्स टाइम as part of the trade payables which effect will the necessary adjustments have। ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि ये अभी फाइनल नहीं हुए, अभी कोई इसको बना रहा था और इसमें हो सकता है कि गलतियां। तो जब इसको चेक किया तो हमें ये पता चला कि एक लोन जो 20 महीने बाद पे करना है, एक लोन जो 20 महीने बाद पे करना है उसको ट्रेड पेएबल्स में शामिल कर दिया। अगर कोई लोन 12 महीने के बाद पे करना हो, अगर कोई लोन 1 साल के बाद के अरसे में पे करना हो तो वो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और ट्रेड पेबल मेरी करंट लायबिलिटी है। तो जब मैं इसकी करेक्शन करूंगा, जब मैं करेक्शन करूंगा तो मैं पेबल से ये बैलेंस हटाऊंगा
जिंदा हो सारे? चैट बॉक्स में लिखकर बता दो। पेएबल से ये बैलेंस हटाऊंगा, पेएबल से मैं बैलेंस को डिक्रीज करूंगा, पेएबल से बैलेंस को रिड्यूस करूंगा क्योंकि गलती से पेएबल में शामिल किया था, तो डिक्रीज हो जाएंगी क्या? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगी। और इनको कहां लेकर चला जाऊंगा? इनको मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ले जाऊंगा, इनको मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ले जाऊंगा, इनको मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ले जाऊंगा। ठीक है, बात समझो। मैं करंट लायबिलिटीज को डिक्रीज करूंगा और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में मैं ये चीजें ऐड कर दूंगा। अब वो बोलते हैं इससे क्या होगा? बोलते हैं इंक्रीज नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। बताओ क्या इसका नेट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इसका नेट एसेट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, क्या इस रिक्लासिफिकेशन का, इस चेंज का नेट एसेट्स पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए क्योंकि देखो, वो अमाउंट पहले भी लायबिलिटीज में था, अभी भी लायबिलिटीज में ही रहेगा। सिर्फ हुआ ऐसा है कि करंट से वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ गया है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो सिर्फ और सिर्फ हुआ ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ हुआ ये ऐसा है कि एक चीज जो करंट लायबिलिटीज में थी, वो करंट लायबिलिटीज से नॉन करंट लायबिलिटीज में चली गई है। तो टोटल टोटल लायबिलिटी सेम रहेंगी और इसलिए इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा बोलते हैं इंक्रीज नेट करंट एसेट्स। अच्छा, नेट करंट एसेट्स का क्या फॉर्मूला है? नेट करंट एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बताओ इस पे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, इस पर फर्क पड़ेगा क्योंकि मेरी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो जब करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी, मिसाल के तौर पर अभी करंट एसेट्स 500 के थे और अभी करंट लायबिलिटीज 300 की थी, तो नेट करंट एसेट्स आ रहा था 500 माइनस 300। अब जब करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, मिसाल के तौर पर 50 रुपए से करंट लायबिलिटीज कम हो गई, मिसाल के तौर पर 50 रुपए से करंट लायबिलिटीज कम हो गई, पहले करंट लायबिलिटीज 300 थी, अब कम होकर 250 हो गई, तो नेट करंट एसेट्स अब 250 पर पहुंच जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर फिल वक्त अभी एज ऑफ नाउ करंट एसेट्स 500, करंट लायबिलिटीज 300 है और नेट करंट एसेट्स 200 है, तो अगर फॉर एग्जांपल करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं 300 से 250 हो जाती हैं, तो नेट करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा बी, यानी कि इंक्रीज नेट करंट एसेट्स। जो आपके नेट करंट एसेट्स हैं उनमें इंक्रीज आएगा। ठीक है, नेट करंट एसेट्स में इंक्रीज आएगा। क्वेश्चन 4 क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करो सब लोग, ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई मसला है तो मुझे बताओ। 4 करूं, सॉरी 4 स्टार्ट करूं। 4 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग डेबिट बैलेंस अपीयर्स ऑन अ ट्रायल बैलेंस एट 31 December 1999 आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द कंपनीज एनुअल अकाउंट्स। कंपनी के एनुअल अकाउंट्स बनाए और उसमें जो है ना वो डेबिट बैलेंस एक अपीयर हो रहा है स्टेशनरी के नाम से 8000। ये स्टेशनरी के नाम से 8000 का जो बैलेंस अपीयर हो रहा है, सवाल ये पूछता है कि आखिर ये बैलेंस क्या चीज है। तो देखो, साल के एंड में अगर स्टेशनरी का कोई बैलेंस अपीयर हो रहा है तो वो स्टेशनरी की इन्वेंट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसने ऑप्शंस क्या दिए? पहला ऑप्शन दिया एन अमाउंट ड्यू टू द कंपनीज स्टेशनरी सप्लायर। ये वो अमाउंट है जो स्टेशनरी के सप्लायर को पे करना है, तो ये पेएबल्स के नाम से आता। द एनुअल स्टेशनरी चार्ज फॉर 1999,
जो स्टेशनरी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया है तो स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। एंड एक्रूअल्स फॉर स्टेशनरी एट 31 दिसंबर 1999, एक्रूअल अगेन लायबिलिटी होती है। आखिर में लिखा हुआ है स्टेशनरी इन्वेंट्री इन हैंड एट 31 दिसंबर। जो हमारे पास इन्वेंट्री इन हैंड होती है उसको हम एज अ करंट एसेट ट्रीट करते हैं और स्टेशनरी मेरे इन्वेंट्रीज में आता है, तो डी आंसर होगा। फिर पांचवा पांचवा सवाल बोलता है बिजनेस स्टार्ट्स ट्रेडिंग ऑन 1st of May 2000, द टेबल शोज रेंट पेड ऑन द प्रेमिसेस। एक बिजनेस है पहली मई साल 2000 को बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा और नीचे दिया गया टेबल जो है ना वो रेंट कितना पे करा है ये बताता है। सेकेंड मई वाले दिन क्या हुआ? सेकेंड वाले मई वाले दिन आपने 1000 रुपये रेंट पे किया, कब का है? मई का और जून का, ठीक है। 3 जुलाई वाले दिन आपने रेंट पे किया, 1 जुलाई से सितंबर तक का, यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने का। अच्छा, मई एंड जून, मई एंड जून का टोटल रेंट कितना था? मई एंड जून का टोटल रेंट कितना था? मई एंड जून का जो टोटल रेंट आपने पे किया था दूसरी मई वाले दिन, मई का और जून का, वो 1000 था। कितने महीनों का? कितने महीनों का? कितने महीनों का? 2 महीनों का। ठीक है, कितने महीनों का है ये? 2 महीनों का है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अगली बार रेंट 1500 रुपये पे किया, वो कब कब का था? जुलाई अगस्त एंड सितंबर। जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीनों का था। अच्छा, 3 महीनों का कितना था? 1500 रुपये। तो महीने का कितना हुआ? महीने का हुआ 500। उसके बाद अगली बार कब पे किया? अगली बार पे किया दूसरी अक्टूबर को। कब का? अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कितना पे किया? अगेन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 1500 रुपये पे किया। 3 महीनों का, एक महीने का 500 हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आपने 4 जनवरी वाले दिन पे किया। जनवरी वाले दिन आपने जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का रेंट पे किया। जनवरी का, फरवरी का और मार्च का 3 महीनों का रेंट पे किया। जनवरी, फेब एंड मार्च। जनवरी, फेब एंड मार्च कितना पे किया? 1560, 3 महीनों का। यानी कि यहाँ पर रेंट इंक्रीज हो गया। यहाँ पर 1560 3 महीने का, तो एक महीने का 520 हुआ। उसके बाद फिर आपने अप्रैल, अप्रैल, मई एंड जून का रेंट पे किया। अप्रैल, मई एंड जून का रेंट 1560 पे किया। 3 महीनों का, एक महीने का 520। ठीक है। अब क्या हुआ है? विच अमाउंट शुड बी शोन इन द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2001 फॉर रेंट प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का क्या मतलब होता है? प्री पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट मैंने अगले साल का अभी से पे कर दिया। अब देखो, मैंने जो 1 अप्रैल वाले दिन रेंट पे किया है ना, 1 अप्रैल 2001 वाले दिन जो रेंट पे किया है, वो 1 अप्रैल 2001 वाले दिन जो रेंट पे किया है वो अप्रैल के महीने का है, मई के महीने का है और जून के महीने का है। और एक महीने का कितना है? 520, 520, 520, तभी वो टोटल जो है वो 1560 बना है। अप्रैल का महीना तो इसी साल आएगा, अप्रैल का महीना तो इसी साल का महीना है, अप्रैल का महीना तो इसी साल का महीना है, लेकिन जो मई का और जून का महीना है, जो मई और जून का महीना है वो अगले साल के पहले 2 महीने हैं। मेरा ईयर 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है और 1 मई को स्टार्ट होता है। तो अगर मेरा ईयर 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है और 1 मई को स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मई वाले 520 और जून वाले 520 इफेक्टिवली अगले साल के पहले 2 महीनों के हैं। और अगर ये अगले साल के पहले 2 महीनों के हैं तो ये प्री पेमेंट्स में आएंगे। प्री पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि अगले साल का आपने अभी से कोई अमाउंट पे कर दिया हो। तो मैंने 520 और 520 यानी कि 1040, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 1040 बनता है। 1040 का अमाउंट जो है वो मेरा प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब ये है कि मैंने पहले से ही अगले साल का ये अमाउंट पे कर दिया था। ठीक है जी, इसमें कोई मसला? कुछ पूछना है इन पहले 6 सवालों में?
अच्छा जी, कुछ और सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है जी, मैं ज़रा आपकी स्क्रीन पर ये ज़रा पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, 7 भी कर लेते हैं और 8 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं तो बोलता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कैरेज इनवर्ड इज अ क्रेडिट। नहीं, कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का नेचर डेबिट नेचर होता है, तो पहला सही नहीं है। दूसरे में लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड्स इज अ डेबिट। हाँ, कैरेज आउटवर्ड्स भी एक्सपेंस होता है और इसका नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है। तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। परचेज रिटर्न इज अ डेबिट। नहीं, परचेजेस डेबिट होती हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं। परचेज रिटर्न का मतलब चीजें वापस कर देना। सेल्स रिटर्न एज अ क्रेडिट नहीं, सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है। तो 6 का आंसर बी होगा। क्लियर है? 6 का आंसर बी होगा। 7 पर आते हैं। द सेल्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी अमाउंटिंग टू 880,000, दिस बैलेंस इज मेड अप एज फॉलोज। इसमें से 2,15,000 की कैश सेल्स है, 536,000 की क्रेडिट सेल्स है, फिर 45,000 गुड सेंड ऑन सेल और रिटर्न अवेटिंग एक्सेप्टेंस बाय द कंसाइनीज। गुड सेंड ऑन सेल्स रिटर्न को आप सेल्स में इंक्लूड नहीं करते हो। ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो आपने किसी को दे दी हैं, बोला बिके तो पैसे देना, या जब तुम बोलोगे हाँ भाई ये माल मैं खरीद रहा हूं तब मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, अदरवाइज तब तक मेरा। गुड सेंड ऑन सेल और रिटर्न फॉर विच कस्टमर्स हैव एक्सेप्टेड इनवॉइसेस। इसका मतलब ये है कि मैंने चीजें तो दी थी कि भाई बिके तो पैसे देना, या जब तुम बोलोगे तब मैं जो है वो सेल्स की एंट्री डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट पास करूंगा। अदरवाइज तुम अपनी गोडाउन पर, तुम अपनी जगह पर, तुम अपनी प्रेमिसेस पर, तुम अपने शोरूम पर ये इन्वेंट्री रखो, लेकिन है मेरी। लेकिन जब कस्टमर ने एक्सेप्टेंस शो कर दी, बोला हाँ यार चलो मैं ये खरीद रहा हूँ तुमसे क्योंकि ये आगे बिक रही हैं चीजें, ऑल्दो मेरे शोरूम पे तुम रखवा के बहुत पहले चले गए थे, लेकिन ये बिक रही हैं, ये मेरी हो गई, अब तो हम सेल्स बुक कर लेते हैं। द सेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स आर। अब वो बोलते हैं कि जो ट्रेडिंग सेक्शन होगा इनकम स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट में हम कौन सी सेल्स को बुक करेंगे। देखिए 2,15,000 में और 536,000 में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो कैश और क्रेडिट सेल्स हैं। जहां तक बात आई थी ये गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अगर कस्टमर ने बोल दिया हाँ भाई ये मेरे हुए, उस दिन आप उसकी सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज उसको सेल्स में शामिल नहीं कर सकते हो। तो 835,000 का आंसर आ रहा होगा। ठीक है जी। सर अगर कैश इनवर्ड्स एक्सपेंस होता है तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों आता है? बेटा हमाद, कैरेज इनवर्ड्स एक्सपेंस होता है और IAS 2 इन्वेंट्रीज का एक चैप्टर है, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा खर्चा आप करो कि जो इन्वेंट्री को आपकी प्रेमिसेस पे लेकर आने के लिए लगा हो, तो वो आप परचेजेस में ऐड करोगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐसा एक्सपेंस चार्ज करोगे। जब हम उसको कैरेज इनवर्ड्स में परचेजेस में ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी तो ऐड हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी भर जाता है और एक्सपेंसेस में वो अमाउंट आ रहा होता है। ठीक है। अच्छा एक और है, व्हेन प्रिपेयरिंग अ सोल ट्रेडर्स एनुअल अकाउंट नो एडजस्टमेंट्स वेर मेड फॉर क्लोजिंग अमाउंट्स प्रीपेड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दीज ओमिशंस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि आपने अगले साल के खर्चे आज ही पहले से ही पे कर दिए। ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर मैंने अगले साल का 60 रुपीज का कोई अमाउंट आज पे कर दिया, तो एंट्री पास होगी प्रीपेड डेबिट। ठीक है। और एक्सपेंसेस से मैं 60 कम कर दूंगा। लेट से मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई तुमने रेंट पे किया 120 रुपए का। ठीक है। तो रेंट 120, बैंक क्रेडिट 120। लेट से तुमने रेंट पे किया, बिल फर्स्ट तुमने रेंट पे किया, तुमने किराया पे किया 120 रुपए का, और ये तुमने पे किया 1 जुलाई 2018 वाले दिन। और तुम्हारा जो ईयर एंड है या कंपनी का जो ईयर एंड है ना, वो होता है 31 दिसंबर 2018। अगर मैं ये कहता हूं कि ये पूरे साल का रेंट है, अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने 1 जुलाई 2018 को पूरे साल का रेंट पे किया, तो 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा,
31 दिसंबर 2018 वाले दिन मैं ये कहूंगा कि 120 रुपए पूरे साल के हैं, 120 रुपए पूरे साल के हैं, 120 रुपए 6 महीने के नहीं है, 120 रुपए हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों के जो इस साल के हैं, और अगले साल के 6 महीनों के भी हैं, अगले साल के 6 महीनों के भी हैं। तो मैं एक और एंट्री यहां पर पास करूंगा, प्रीपेड रेंट डेबिट 60 और रेंट का अकाउंट क्रेडिट 60। लिहाजा होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि एक्सपेंसेस में 120 नहीं आना चाहिए, इस साल के या साल 2018 के एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर ईयर 2018 वो होना चाहिए 60। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2018 सिर्फ और सिर्फ 60 होने चाहिए, 120 नहीं होने चाहिए, इसलिए क्योंकि 120 जो पे किया था उसमें से 6 महीने तो वो वाले थे जो अगले साल है। अब वो और होगा क्या, इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा, इससे एक्सपेंस कम हो जाएगा। अगर ये एंट्री पास नहीं करता, अगर ये एंट्री पास नहीं करता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस 120 रुपए पे होते, इस एंट्री के पास करने की वजह से एक्सपेंसेस 60 से कम होकर 60 पे रह गए और प्रीपेड यानी कि एक एसेट डेबिट हो गया। अब उसका सवाल ये है, व्हेन प्रिपेयरिंग अ सोल ट्रेडर्स एनुअल अकाउंट्स नो एडजस्टमेंट्स वर मेड फॉर क्लोजिंग अमाउंट्स प्रीपेड, ये वाली डबल एंट्री पास ही नहीं करी, प्रीपेड रेंट को डेबिट और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट नहीं करा। What is the effect of these omissions? इनकी वजह से, इस एरर की वजह से, ये एंट्री ना लिखने की वजह से क्या होगा? पहली बात याद रहे कि प्रीपेड एसेट कहां आता है, प्रीपेड रेंट जो होता है वो कहां आता है, करंट एसेट्स में। तो अगर मैं ये एंट्री पास नहीं करूंगा और अगर मैं प्रीपेड रेंट को डेबिट नहीं करूंगा तो मेरे करंट एसेट्स अंडर स्टेटेड होंगे, मेरे करंट एसेट्स जितने होने चाहिए उससे कम होंगे, मेरे करंट एसेट्स जितने नजर आने चाहिए थे मेरी बुक्स में उससे कम रिकॉर्ड हुए वे होंगे, इसलिए क्योंकि मैंने 60 से उनको इंक्रीज नहीं करा होगा। दूसरी चीज, मैंने रेंट को 60 से क्रेडिट भी नहीं करा होगा, तो बुक्स में, फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 120 रुपए का रेंट नजर आ रहा होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट मजीद 60 कम होगा और उसकी वजह से मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। इस एमसीक्यू का सही आंसर डी होगा, इसमें कोई मसला